नमस्कार, स्वागत है आप सभी का C9 के हब में। मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 और इस पार्ट 2 के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं अरब आक्रमणों के बाद अब बात करेंगे तुर्क आक्रमणों की। किस तरह से भारत में तुर्क शक्ति अपना आधिपत्य कायम करती है। तुर्कों के आक्रमण में आप पढ़ेंगे मोहम्मद गजनवी और उसके बाद चैप्टर शुरू होगा मोहम्मद गोरी का। 8वीं शताब्दी के आरंभ में शुरुआत में अरब के मुसलमानों ने सिंध पर एक स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। आपने देखा कि किस तरह से देवल, जाबुल और काबुल पर आक्रमण किए गए थे, परंतु अरबों की इस विजय का कोई विशेष प्रभाव तो नहीं पड़ा और शीघ्र ही भारत में उनकी सत्ता समाप्त हो गई। यानी कि जो स्टार्ट हुआ था, अरबों का जो अटैक हुआ था, वह अब पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पर चले गया। इसके 3 शताब्दियों के पश्चात तुर्क, जो कि मूल मुस्लिम विजेताओं ने अफगानिस्तान के पर्वत श्रेणियों पर को पार करके भारत पर आक्रमण शुरू किए और एक स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। आप ये कहां से निकल कर आते हैं और किस तरह से तुर्कों का उदय होता है भारत में, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वर्तमान का भारत और अफगानिस्तान से निकलने वाले ये लड़ाके भारत पर, यानी कि पर्वत श्रेणियां, आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये अफगानिस्तान वाला पार्ट है और यहां से निकलकर ये भारत पर आक्रमण करने के लिए उतारू होते हैं। सबसे पहले अगर चर्चा करें तो तुर्क जो कि चीन के पश्चिमी सीमा पर निवास करते थे, यानी कि यहां पर अगर ये चाइना है तो चाइना का पश्चिमी पार्ट कहलाएगा ये वाला। एक खूंखार लड़ाकू जाति थी ये। कैसी थी? खूंखार लड़ाकू जाति। चलेगा? चलो मैप तिरछा हो गया, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। इसको सही करते हैं मैप को। इंडिया मैप, ओके। चलिए इतना समझिए। और यहां पर था अफगानिस्तान। अब चीन का पश्चिमी पार्ट है ये, ठीक है। क्या कहलाएंगे? चीन का, चाइना का पश्चिमी पार्ट कहलाएगा ये। तो यहां पर क्या है कि मध्य एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं ये लोग, और ये एक लड़ाकू जाति थी। इसको बोलते हैं तुर्क जाति। ये भारत पर दूसरा अटैक होगा तुर्क जाति का, यानी कि तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और अनेक तुर्क खलीफाओं ने की सेना में भर्ती हो गए, जो थे वो आ गए। अब्बासी खलीफाओं के शासनकाल में उच्च सैनिक पद नियुक्त किए गए। किनके? अब्बासी के खलीफाओं जो अफगानिस्तान में थे उस समय। तुर्कों ने हिंदू कुश के उत्तर में स्थित बुखारा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। याद रखना है, अब्बासी खलीफाओं की शक्ति का ह्रास होता है और उसके बाद तुर्कों ने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। समानी वंश के तुर्कों ने हिंदू कुश के उत्तर में स्थित बुखारा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बुखारा जो कि एक बड़ा एक प्लांट है आजकल, झारखंड वाला पार्ट। अब बुखारा पहुंच गए भैया। कौन से वंश के? समानी वंश के तुर्कों ने हिंदू कुश के उत्तर में बुखारा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और इस वंश का संस्थापक इस्लाम था। संस्थापक क्या था? इस्लाम था, सॉरी इस्माइल था। इस्माइल भी नहीं, इस्माइल था, सॉरी, है ना, याद रखना। देखिए कि अफगानिस्तान से निकल कर बुखारा पहुंच गए और बुखारा में सबसे पहले तुर्कों ने एक साम्राज्य की स्थापना की थी, याद रखना है, ठीक है। कहां पर? बुखारा में। आप देखिए, आप चैप्टर शुरू होता है अल्पतगिन का। कौन था अल्पतगिन? ये जानना बेहद जरूरी है आपके लिए।
देखिए अल्फतगिन कोई और नहीं था, ये इनका ही एक व्यक्ति था। समानी वंश के शासक अब्दुल मलिक एक तुर्क अल्पतगिन था। कौन से वंश का? समानी वंश का। अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक एक तुर्क अल्पतगिन था। 962 ईस्वी में 962 ईस्वी में यह अपनी योग्यता को साबित करता है और गजनी पर इसने अधिकार कर लिया। गजनी कहाँ पर? अफगानिस्तान में पड़ता है ना। तो गजनी पर सबसे पहले आक्रमण कर लिया, या कहें कि गजनी को अपने अधीन कर लिया था अल्पतगिन ने। अब देखिए अल्पतगिन इसको अपने अधीन कर लेता है और एक बड़ी शक्ति का केंद्र बन जाता है। 1963 में, माफ करना, 963 में, यानी कि 1 साल बाद इसकी मृत्यु हो गई यहां पर। उसके उत्तराधिकारी कौन थे? अबू इसाक इसके उत्तराधिकारी। किसके उत्तराधिकारी? अल्पतगिन यानी कि अब्दुल मलिक के उत्तराधिकारी कौन थे इसके उत्तराधिकारी थे अबू इसाक। ठीक है, अबू इसाक था, बिलकतगिन था, इसके बाद आप देखें बिलकातिगिन है ना, सॉरी बिलकतगिन में, बिलकातिगिन है इसका नाम। मैं यहाँ स्पष्ट लिख देता हूँ। बिलकाती बिलकातिगिन, ये सब उसके उत्तराधिकारी थे। अबू इसाक, बिलकातिगिन के बाद आप देखें और पिरातिगिन, ये सब इसके उत्तराधिकारी थे। बट इनमें से 977 में पिरातिगिन की मृत्यु के पश्चात अल्पतगिन का दास सुपुतगिन गजनी शासक बनता है। किसके बाद? पिरातिगिन के बाद। अब्दुल इसाक के बाद आएगा बिलकातिगिन, और बिलकातिगिन के बाद आता है पिरातिगिन। अब पिरातिगिन राजा होता है यहाँ पर, और इसकी मृत्यु हो जाती है कब? पिरातिगिन की मृत्यु हो गई आपकी 977 में। किसकी मृत्यु हो गई? पिरातिगिन की, याद रखना है आपको। और इसके बाद अल्पतगिन यानी कि इनके जो फादर थे अल्पतगिन अब्दुल मलिक, और उनका एक सिपा सलाहकार था सुपुतगिन, गजनी का शासक बनेगा। कौन बनेगा? सुपुतगिन। तो अब अगला शासक बनता है सुपुतगिन। किसका उत्तराधिकारी था? किसका सेनापति था? अल्पतगिन का। तो अब चैप्टर शुरू होता है सुपुतगिन का। ये 977 से 997 तक रूल करता है। बीस वर्ष तक गजनी पर रूल करता है टोटल। एक योग्य शासक था और महत्वाकांक्षी शासक था। महत्वाकांक्षी शब्द का अर्थ होता है साम्राज्य का विस्तार करना। इसने काबुल घाटी और लगमान क्षेत्र पर आक्रमण किए। काबुल घाटी और लमगान, इन क्षेत्रों पर इसने अटैक किया और गजनी साम्राज्य का विस्तार किया। इस समय लगमान का शासक कौन था? यानी अगर एक एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लमगान का शासक कौन था, तो यहाँ का जो शासक था वह सैया वंश का था। कौन से वंश का था? सैया वंश का जयपाल। ठीक है, तो वे हिंद की लड़ाई होगी। आप देखते जाइए आगे 1001 में, है ना, वे हिंद की लड़ाई होगी। सुपुतगिन का पुत्र आने वाला है आगे।
और उसके राज्य में काबुल की निचली घाटी, यानी कि उसके राज्य में जो काबुल वाला जो पार्ट था, काबुल का जो निचली घाटी, निचली घाटी क्षेत्र सिंधु और झेलम क्षेत्र के पूर्व भटिंडा तक उसका विस्तार था। किसका? जयपाल का। याद रखना है, इस समय लगमान क्षेत्र का जो शासक था वो सैया वंश का जयपाल था। सिंधु और झेलम के पूर्व भटिंडा तक किसके साम्राज्य का विस्तार था, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है तुमको, तभी समझ में आएगा सबको। अब भाई मोहम्मद गजनवी आएगा। ठीक है, सुपुतगिन ने जयपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण तो किया। यहां पर सबसे पहले आप देखिए 986 में ईस्वी में सुपुतगिन ने जयपाल पर अटैक कर दिया। किसने अटैक किया? सुपुतगिन ने 986 ईस्वी में जब आक्रमण किया तो सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और उसने सुपुतगिन के साथ एक संधि कर ली। ये अपमानजनक संधि कहा जाता है इसको। और जयपाल अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, युद्ध की तैयारियां की और 991 में जयपाल ने 991 में सुपुतगिन और जयपाल की जब सेना का भीषण युद्ध होता है, जयपाल पराजित फिर हो जाता है और इस तरह से सिंध नदी का संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र किसके अधिकार में आ गया? सुपुतगिन के अधिकार में आ गया। सीधा सीधा कहें तो यहां पर आप देखेंगे कि तुर्कों का आधिपत्य हो गया इस क्षेत्र पे और 997 में सुपुतगिन की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र मोहम्मद गजनी 998 में सिंहासन पर बैठने वाला है। तो सुपुतगिन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मोहम्मद गजनवी। ये कब राज सिंहासन पर बैठा गजनी के? तो याद रखना है 998 में। गजनी का शासक हुआ ये। और यहाँ का जो खलीफा था, यानी कि जो खलीफा पद वाली बातें होती थी, खलीफा, यहाँ का जो खलीफा था कादिर विल्लाह इसको गजनी का शासक एक्सेप्ट कर लेता है और इसे एक टाइटल दिया गया। बहुत कम इतिहास में आप पढ़ पाएंगे, मोहम्मद गजनवी को एक टाइटल दिया गया कादिर विल्लाह के द्वारा। और ये टाइटल किसको दिया गया? मोहम्मद गजनवी को। क्या कहा गया? यमीन उद दौला। और एक टाइटल और प्रदान किया गया था जिसका नाम था अमीर उल मिल्ला। अमीर उल मिल्ला। ये दो टाइटल दिए गए थे मोहम्मद गजनवी को, या कहें कि उपाधियों से उसको विशोभित किया गया। इसे मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। इसे बुद्ध किशन कहा जाता है। बुद्ध किशन यानी कि मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक याद रखना है। इसको गौरव फील होता था जब ये कोई शब्द इसको कहता था मूर्ति भंजक, तो अपने आप को बहुत खुश महसूस करता था। अरे वाह, मेरी मतलब इससे इतनी गजब की तारीफ, तो अपने आप में बड़ा खुश हो जाता था ये। तो मूर्ति भंजक या बुद्ध किशन के नाम से इसको भारतीय इतिहास में बताया भी गया है, ये आपको पता होना चाहिए। आइए आप मोहम्मद गजनवी के इतिहास को समझते हैं और कहाँ कहाँ आक्रमण किए वो पढ़ते हैं। ये चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है।
मोहम्मद गजनवी का भारतीय अभियान। लिख लीजिएगा, ठीक है, चलता है इतना तो। अपने राज शासन के 3 वर्ष बाद शक्ति को संगठित करने में लग जाता है और समानी वंश की शक्ति को नष्ट करके अपने आपको स्वतंत्र घोषित करता है और सुल्तान की उपाधियाँ जो भी आपको बताया वो उपाधियाँ धारण करता है। 32 वर्ष के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए इसने, और इलियट के अनुसार इसने 17 आक्रमण किए थे, जो आप पढ़ते रहते हैं। अभी कौन परिभाषित करता है? इलियट। इलियट के अनुसार है ना, याद रखना चाहिए सारी चीज़, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इलियट के अनुसार 17 बार आक्रमण किए, जो आप पढ़ते हैं। पहला अटैक होता है जयपाल पर। जयपाल पर आक्रमण। एक 1000 और 1000 ईस्वी तक ये रूल करता है जयपाल। मोहम्मद के आक्रमण के समय पंजाब तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्र कहें कि हिंदू वंश शासक सैया के शासक। जयपाल हिंदू शासक था, परंतु कौन सा वंश था? हिंदू शासक, और वंश का याद रखना है सैया। सैया वंश के शासक जयपाल का शासन था, और सुपुतगिन की जब मृत्यु के पश्चात जयपाल ने पेशावर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। किसने अधिकार कर लिया था? सुपुतगिन की मृत्यु के बाद जयपाल ने पेशावर पर अधिकार कर लिया था। पेशावर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। अब क्या होता है? 1000 ईस्वी में मोहम्मद ने खैबर दर्रे के आसपास के क्षेत्र पर आक्रमण शुरू कर दिया। खैबर दर्रा जो अफगानिस्तान में पड़ता है। किसने अटैक कर दिया? मोहम्मद गजनवी ने खैबर दर्रे पर। धीरे धीरे अपनी स्थिति को बढ़ाते हुए 1001 में, याद रखना है, 1001 में जयपाल पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गजनवी का खैबर दर्रे से निकल कर आया और जयपाल पर 1001 में अटैक कर दिया। इसको वह हिंद की प्रथम लड़ाई कहा जाता है। वह हिंद की प्रथम लड़ाई। जयपाल यहां पर पराजित होता है और सेना का जो युद्ध होता है वो पेशावर में होता है। जयपाल मैदान छोड़ देता है और संधि होती है। यह है कि जयपाल को बंदी बना लिया जाता है। 25,000 दिनार लेकर मोहम्मद ने जयपाल को छोड़ देता है जब बंदी बनाने के बाद। इस युद्ध में 15,000 हिंदुओं की मौत हो गई और 6 लाख दिनार, 5 लाख गुलाम हाथ लगे किसके? मोहम्मद गजनवी के। इस पराजय और अपमान को जयपाल सह नहीं सका और इसने सुसाइड कर लिया। अग्नि में अपने आप को झोंक दिया। इसने अग्नि में प्रवेश करके आत्महत्या कर ली। याद रखना है कि जयपाल ने सुसाइड किया था जबकि संधि हो गई थी इनके बीच। मोहम्मद गजनवी एक साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, संधि हो गई थी। 25,000 दिनार लेकर मोहम्मद गजनवी ने जयपाल को छोड़ दिया था कि जाओ छुट्टी तुम्हारी, बट इसको गिल्टी फील हुई और इसने सुसाइड कर लिया। तो ये थी आपकी वह हिंद की प्रथम लड़ाई। इस तरह से मोहम्मद गजनवी ने 1001 में 17 अटैक पूरे पड़ने वाले हैं। 1001 में मोहम्मद गजनवी ने हिंदू वंश शासक सैया वंश के शासक जयपाल को पराजित कर दिया। दूसरा आक्रमण होने वाला है भेरा पर। मोहम्मद गजनवी का भेरा पर अधिकार। आप यहां पर आप देखिए तो मोहम्मद गजनवी का ये तीसरा अटैक होता है। इसके पहले भी एक अटैक होता है, ठीक है, वो भी पेशावर वाले पार्ट पे होता है, तो उसको हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। आप सिर्फ सेकंड चैप्टर पे समझे इसको। तो मोहम्मद गजनवी का भेरा पर आक्रमण कब हुआ, बस ये याद रखना है, 1004 ईस्वी में।
यहाँ पर आक्रमण होता है। भेरा झेलम नदी के तट पर था। भेरा किला बड़ा प्रसिद्ध है ना, कौन सी नदी के तट पर था ये? झेलम नदी। एक समृद्धशाली एक व्यापारिक नगर था ये। समृद्धशाली और व्यापारिक नगर, याद रखना, ठीक है। इतना परफेक्ट है आप लोगों के लिए। भेरा पर अधिकार होता है 1004 में, ठीक है। ये इसका तीसरा अटैक था। और यहाँ का जो शासक था, भेरा का जो शासक था वो कौन था? भेरा का जो शासक था, भेरा का शासक था विजय राय। क्या था? विजय राय। यह इसको विजय राय को या इसको वज्र राय के नाम से भी जाना जाता है ना। तो यहाँ पर ही मारा जाता है कौन? विजय राय, वज्र राय। तो ये था दूसरा अटैक 1004 में, उसका तीसरा अटैक। आप तीसरे पॉइंट पे पढ़ेंगे आप मुल्तान को। अब देखिए मुल्तान पे क्या होता है। मुल्तान पर अटैक हुआ 1005 में। ये भी एक समृद्धशाली राज्य था और यहाँ का शासक अब्दुल फतह था। मुल्तान का शासक कौन था? अबुल फतह। ये शाही वंश का सहयोग कर रहा था। शाही वंश का सहयोगी था, है ना, इतना याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इस बात की खबर लगती है मोहम्मद गजनवी को, यार ये तो शाही वंश का सपोर्टर है, तो इस पर भी अटैक हो जाता है मुल्तान पर। अब मुल्तान पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान मैप बनाकर देखने की कोई आवश्यकता है नहीं। ये क्या करता है, मुल्तान एक समृद्धशाली नगर को लूटना चाहता था। कौन? मोहम्मद गजनवी। उसने पंजाब के शासक आनंदपाल से कहा कि गजनी की सेना उसके राज्य से होकर मुल्तान पर आक्रमण कर दे, परंतु आनंदपाल ने उसका विरोध किया कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, आनंदपाल क्या बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। तो यहां पर मोहम्मद ने नाराजगी जताते हुए मुल्तान पर आक्रमण करता है स्वयं। और मुल्तान का जो शासक था अब्दुल फतह, वह यहाँ पर उसकी अधीनस्था को एक्सेप्ट कर लेता है और वह यहाँ से भाग जाता है। और मोहम्मद गजनवी जो है अबुल फतह के स्थान पर उसके भाई दाऊद को शासक बना देता है। तो अगला शासक बनता है दाऊद। तो इस तरह से बस इतना याद रखना है कि इसने 1005 में किस पर अटैक किया था? तो मुल्तान पर किया था और वहां का शासक था अबुल फतह, जो शाही वंश का सपोर्टर था। अगला चैप्टर आता है आपका शाही वंश। शाही वंश, इसको सैया वंश भी कहा जाता है। अब यहां पर अटैक होगा शाही वंश के विरुद्ध। मोहम्मद गजनवी को कई बार युद्ध के मैदान में आना पड़ा, कोई एक बार नहीं हुआ। सबसे पहले आप देखिए, इसका पूरा हम क्रम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, किस तरह से ये अटैक करेगा यहाँ पर। ठीक है, जब मुल्तान पर अटैक किया गया तो मैंने कहा कि आनंदपाल ने उसका विरोध किया, है ना। पहला पॉइंट होती है कि आनंदपाल इसका विरोध करता है। किसका? मोहम्मद गजनवी का। आनंदपाल ने विरोध किया। किस लिए किया?
कि जब उसने मुल्तान पर अटैक किया था उसके बदले में। उसने गजनी की सेना को अपने राज्य से गुजरने नहीं दिया और यह युद्ध कब हुआ? 1006 में हुआ। 5 के बाद ये युद्ध होता है 1006 में। फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है आपका 1009 वाला। ये दूसरा युद्ध हुआ यहां पर। और इसको कहते हैं वे हिंद की दूसरी लड़ाई। वे हिंद की दूसरी लड़ाई। इस समय आनंदपाल ने उज्जैन, ग्वालियर, कलिंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर, इन सभी राजपूत शासकों की एक विशाल सेना को खड़ी किया, जिसमें परमार वंश से राजा भोज ने मोहम्मद गजनवी को परास्त किया था उनकी आर्मी ने। 1009 में, याद रखना है आपको। इसमें थे राजा भोज जो धार के थे, ठीक है। तो राजा भोज अपनी आर्मी को पहुंचाते हैं यहाँ पर, और 1009 में, 1008 और 9 में जो युद्ध होता है, जिसमें परमार वंश से राजा भोज के बारे में यह बताया गया कि उन्होंने मोहम्मद गजनवी को परास्त कर दिया था आनंदपाल के इसी युद्ध में। एक विशाल सेना खड़ी करता है, एक निर्णायक युद्ध होता है। सिंधु नदी के पूर्वी तट पर यह लड़ाई होती है। पूर्वी तट पर एक भीषण युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद को उत्तरी विशाल सेना का सामना नहीं करना पड़ा। जो बड़ी आई थी उस आर्मी का उसको सामना नहीं करना पड़ता है, और इस तरह से मोहम्मद संभावना पूरी थी, और यह कहा गया कि मोहम्मद गजनवी यहाँ पर परास्त हो जाता है। अपने अंगरक्षक सेना को भारतीय सेना के पीछे से आक्रमण करने के लिए भेज देता है, और इसमें पासा पलटता है और अंत में जीत हो जाती है मोहम्मद गजनवी की। इस तरह से मोहम्मद गजनवी यहाँ पर अपनी जीत को बढ़ा लेता है। अब क्या होता है कि ये क्या करता है, नगरकोट, आनंदपाल शाही को मारने के बाद ये नगरकोट और पंजाब क्षेत्र पर अधिकार कर लेता। नगरकोट के ज्वाला मंदिर को लूटता है। ज्वाला मंदिर को इसने लूट लिया। तो इस तरह से इसका ये अटैक हुआ। वे हिंद मारा तो नहीं जाता है, सॉरी, आपका आनंदपाल मारा नहीं जाता है। और इसके बाद आनंदपाल क्या करता है कि संघर्ष होने के बाद, वे हिंद की सेकंड लड़ाई के बाद, आनंदपाल नंदना को राजधानी बनाता है। आनंदपाल ने नंदना को अपनी राजधानी बनाया, और उसका पुत्र होता है, आनंदपाल का पुत्र होता है त्रिलोकचन पाल। बड़ा डिफिकल्ट नाम रखते थे यार राजा महाराजा भी। त्रिलोकचन पाल। अब त्रिलोकचन पाल ने मोहम्मद के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, और ये मोहम्मद के विरुद्ध कब तक लड़ता है देखना है ना। ये लड़ता है 1013, 1014 और 1019। तो 3 युद्ध तो ये लड़ लेता है आनंदपाल का बच्चा त्रिलोकचन पाल, ठीक है।
इसके बाद देखें कि त्रिलोकचंद पीछे हट गया और अपनी शक्ति संगठित करने लगा। उसने चंदेल शासक गंड से मिलकर भारतीय प्रदेश में मोहम्मद के आधिपत्य को मुक्त करने की योजना बनाई। किससे? गंड से। चंदेल राजा किससे मदद लेता है? चंदेल शासक गंड से। इनके साथ संयुक्त सेना ये बिठाता है और ये क्या करता है कि यार चलो मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों को रोका जाए। कौन? त्रिलोकचंद पाल। जबकि आनंद पाल को विद्याधर चंदेल ने और परमार वंश से राजा भोज ने मदद की थी। अब बारी आती है राजा गंड की, जो कि चंदेल वंश के थे। यहाँ पर ये हेल्प करने के लिए उतारू होते हैं। त्रिलोकचंद और मोहम्मद गजनवी के बीच संघर्ष होता है। 1014 वाला जो संघर्ष था, कश्मीर का जो शासक था उसकी मदद से इसने मोहम्मद गजनवी को रोकने का प्रयास किया, ये असफल होता है। और इसके बाद जो नंदना था उस पर भी मोहम्मद गजनवी का आधिपत्य हो गया। तो मोहम्मद गजनवी ने नंदा पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद फिर योजना बनती चंदेल शासक गंड के साथ मिलकर कि भारतीय प्रदेशों को मोहम्मद के आधिपत्य से मुक्त कराने की योजना बनाई गई। 1019 में उसकी फिर पुनः पराजय होती है और 1021 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो गई 1021 में, यानी कि किसकी हो गई? त्रिलोकचंद पाल की मृत्यु हो जाती है 1021 में। और उसका निडर पुत्र होता है भीम। किसका? त्रिलोकचंद का पुत्र होता है भीम। भीम ने मोहम्मद का विरोध जारी रखा और 1026 में भीम की मृत्यु के बाद शाही वंश का अंत हो गया। और इस प्रकार शाही वंश के शासकों ने 2 दशक तक मोहम्मद गजनवी का सामना किया, या कहें कि उसके आक्रमणों को झेला। और कह सकते हैं कि भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए वह सभी प्रकार से सहायता हेल्प लेते रहे। आप चैप्टर आता है मुल्तान पर पुनः आक्रमण। मुल्तान का शासक दाऊद था। दाऊद क्या कर रहा था? उसका प्रयास था कि वो अपने आप को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर ले। तो इस पर अटैक होगा मोहम्मद गजनवी का वापस से, यानी कि मोहम्मद गजनवी ने इसको शासक बनाया था और मोहम्मद गजनवी 1010 ईस्वी में इस पर अटैक करता है और मुल्तान पर पुनः अधिकार कर लेता है। बस इतना याद रखना है। अगला आता है तुम्हारा थानेश्वर। थानेश्वर पर आक्रमण। थानेश्वर पर आक्रमण होता है 1014 ईस्वी में। और थानेश्वर का जो प्रसिद्ध मंदिर था, याद रखना, थानेश्वर पर मोहम्मद गजनवी ने कब अटैक किया? 1014 में। और यहाँ का जो प्रसिद्ध मंदिर था, मंदिर का नाम था चक्र स्वामी। थानेश्वर के चक्र स्वामी मंदिर प्रसिद्ध था, जो सतलज के पूर्वी किनारे पर राजा राम उसका प्रबल विरोध करते हैं। सतलज के पूर्वी किनारे पर, सतलज के पूर्वी किनारे पर यहाँ के जो राजा थे, राजा राम ने उसका प्रबल विरोध किया, परंतु थानेश्वर का राजा कायर था। कहाँ का? थानेश्वर का राजा जो था वो कायर था और वह भाग गया। मोहम्मद ने मंदिर को नष्ट कर दिया और विशाल धनराशि यहाँ से लूट ली। जबकि सतलज के आसपास के क्षेत्र पर जो आधिपत्य था राजा राम का, वो पूरा प्रयास करते हैं इसके आक्रमणों को रोकने के लिए, परंतु कन्नौज का जो थानेश्वर का जो राजा था वो निर्बल निकलता है। याद रखना, चक्रवर्ती स्वामी मंदिर जो लूटा गया था वो 1014 में। बस इतना याद रख लीजिएगा।
7वां चैप्टर आता है मथुरा, मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण। यह आक्रमण होता है 1018 1019। पॉइंट बना बना के लिखना बेटा अच्छे से, है ना। अब 1018 ही में 1 लाख घुड़सवार सैनिकों के साथ, कब 1018 में 1 लाख घुड़सवार, क्या याद रखना, 1 लाख घुड़सवार सैनिक और 20,000 पैदल सेना, 20,000 पैदल सेना, है ना। इन सभी को लेकर मोहम्मद ने अंतर्वेद की ओर प्रस्थान किया। कहाँ की ओर? और इस बार उसने उत्तरी मार्ग का अनुसरण किया, यानी कि उत्तरी मार्ग से वो आगे बढ़ता है। बरन और महावार, कहाँ के? बरन और महावन, माफ करना, बरन और महावन के किलों को इसने जीत लिया। और ये कहाँ पहुंच गया? मथुरा पहुंच गया। और मथुरा के मंदिरों को इसने नष्ट करना शुरू कर दिया। उसने बड़ी मात्रा में धनराशि को यहाँ पर लूट लिया। कारीगरों को पकड़कर उनको गजनी भेज दिया गया, ताकि गजनी में वैसे ही भव्य इमारतें बना सके जो मथुरा में थी। जैसे कि मैंने आपको कनिष्क का शासनकाल पढ़ाया, तो उसमें बताया था कि किस तरह की मथुरा की मूर्तिकला पूरी विदेशों में प्रसिद्ध थी। और इसके बाद मथुरा के बाद ये अटैक करता है कन्नौज पर। इस समय कन्नौज के जो राजा थे वो थे प्रतिहार शासक राज्यपाल। याद रखना है, राज्यपाल ने उसका विरोध किया, विरोध तक नहीं किया और वो यहाँ से भाग गया। मोहम्मद ने उसके नगर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बस इतना याद रखो यार कि मथुरा पर कब अटैक करता है? 1018 में, 1019 में कन्नौज पर। और प्रतिहार शासक राज्यपाल यहाँ पर था उस समय। आप बात करते हैं कलिंजर की। कलिंजर पर अटैक होगा 1020 में। राज्यपाल की कायरता या कह के उसके कायरपूर्ण कार्य के कारण मध्य क्षेत्र में राजपूत शासक बड़े सोच में पड़ गए कि अरे कैसा शासक निकला। तो सभी राजपूत शासकों ने चंदेल शासक गण की अध्यक्षता में कन्नौज के शासक राज्यपाल पर आक्रमण किया। किसकी अध्यक्षता में? गण के शासक, माफ करना, चंदेल शासक गण की अध्यक्षता में अटैक कर देते हैं ये राज्यपाल पर, प्रतिहार राजा पर। और वहां जाकर उसकी हत्या कर दी कि तुमने तो बहुत कायरतापूर्ण वाला काम किया, तुम मोहम्मद गजनवी का आक्रमण नहीं किया, तुमने मर जाना था, पर तुम भगे क्यों? इसी के बाद मोहम्मद गजनवी ने चंदेल राजाओं पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद के आक्रमण करने के बाद चंदेल नरेश ने एक बड़ी सेना का विस्तार किया। उसे देखकर मोहम्मद गजनवी भयभीत हो गया कि मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं, करूं मैं क्या करूं, ऐसा वो कहने लगा होगा। अचानक एक रात में चंदेल नरेश गण घबरा जाते हैं, या कहे कि सेरेनिटी के लिए तैयार हो जाते हैं वो भी। और अपने सहयोगी सामान तो ईमानदारी पर, या कहें कि अविश्वास हो गया था उनको, तो मोहम्मद ने चंदेलों के राज्य को बुरी तरह से लूट लिया और अतुल धन संपदा यहाँ पर अपने अधीन कर ली। इसके बाद आप देखिए कि 1022 में, और यहाँ पर चंदेलों की पूर्ण शक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से एक योजना बनाते हैं। और इस किले को वापस से जीतने के लिए ग्वालियर जो रास्ते में पड़ता है, जो कि चंदेलों के एक सामंती शासक यहाँ पे रूल करते थे, कचवाहा शासक,
तो ग्वालियर का जो राजा था वो चंदेलों के अधीन था, और यहाँ का जो राजा था वो कौन से राजवंश का था? कच्छप घात, यानी कि कछवा राजवंश का था राजा कीर्तिराज। तो ये चाहता था कि यार चलो अब वापस से कलिंजर को जीता जाए, बट इसके पहले ग्वालियर किले को भी जीत ले अपन। तो ये ग्वालियर किले की ओर आगे बढ़ता है मोहम्मद गजनवी, बट ये 4 दिन तक यहाँ पर वेट करता है। 4 दिन तक ये किले को जीत नहीं पाता है। कौन? मोहम्मद गजनवी। और अंत में ये संधि कर लेता है और कलिंजर को घेर लेता है। संधि करने के बाद और चंदेल राजा से संधि कर, वहाँ पर भी जाकर ये कलिंजर पहुँच के भी संधि कर लेता है, और 300 हाथी लेकर विद्याधर से 300 हाथी लेकर ये वापस लौट जाता है। तो इस तरह से इसके आक्रमण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 9वां है आपका सोमनाथ। 1025-1026 का ये आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है मोहम्मद गजनवी का। आक्रमण, ठीक है। सोमनाथ का मंदिर सौराष्ट्र के समुद्र तट पर स्थित था, और अतुल धनराशि के लिए यह मंदिर विश्वविख्यात था। मोहम्मद ने मंदिर को लूटने का निश्चय किया, यानी कि मोहम्मद गजनवी डिसाइड करता है कि वो इसको लूटेगा। और राजस्थान वाले क्षेत्र से होते हुए आगे बढ़ता है, और 500 हिंदुओं का यहाँ पर कत्ल किया इसने। 5,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया इसने, यानी कि हत्या, सीधा सीधा कहे तो। ये सोमनाथ मंदिर जो था, वहाँ की शिव मूर्ति जो भगवान की थी उसको तोड़ रहा था। तो वहाँ के पुजारियों ने कहा कि वो धन ले ले पर मूर्ति ना तोड़े। तो मोहम्मद ने उसे अस्वीकार कर दिया कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, धन तो लूँगा पर मूर्ति भी तोड़ूंगा। तो मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर कर वो उसके अपने साथ गजनी ले गया, यानी कि भगवान सोमनाथ की जो प्रतिमा थी उसको, शिवलिंग को तोड़कर ये कहाँ लेकर चले गया? गजनी लेकर चले गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। और कच्छ के मार्ग से गजनी लौटता है, कच्छ के मार्ग से गजनी लौटा। अब कच्छ गुजरात में ही पड़ता, सीधी सी बात है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे लाइट गई है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको चलेगा। मार्ग में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा, उसकी सेना का अधिकांश भाग नष्ट होगा, और सिंधु नदी के किनारे पर जाटों ने उसको लूट लिया। तो मोहम्मद गजनवी को किसने लूटा? सिंधु नदी के तट पर जाटों ने, ठीक है। जाटों ने इसको लूट लिया, और इस तरह से उसकी यहाँ पर पूरी शक्ति समाप्त हो जाती है। अगला चैप्टर हम फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। अभी इलेक्ट्रिक गुल हो गई है, बत्ती गुल हो गई है, बिजली चली गई है, जब आएगी फिर लेक्चर कंटिन्यू कर देंगे। तब तक के लिए इतना पढ़े, इसके बाद और मोहम्मद गजनवी के एक से बढ़कर एक फैक्ट आपको पढ़ा दिए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।